नमो नमः। न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वयकृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानम। विद्यार्थियों, विद्या रूपी धन जिसको न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न ही कोई भी उसका राजा अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, जब भाइयों का बंटवारा होता है तो विद्या का बंटवारा कभी नहीं होता और वो भारकारी भी नहीं है। चाहे कितना भी अध्ययन कर ले हमें कोई वजन नहीं लगता। वय करते वर्धते व नित्यम, संसार में जितनी भी चीजें हैं उनको अगर हम खर्च करते हैं तो वो घटती है, लेकिन विद्या किसी को बताने से खर्च करने से बढ़ती है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, तो सभी धनों में इसको सबसे प्रधान धन बताया गया है, मुख्य मनी इसको बताई गई है। तो आपका हमारे एम हाई क्लासेज के अंदर स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का सोलवर्ड पेपर लेकर के आए हैं, जो कि मिड टर्म एग्जाम आपका 8 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जो पीछे की परीक्षाएं हुई हैं गणित वगैरह की, उनमें भी बच्चों ने बताया है कि 8 से 10% तक रिपीट हुए हैं। लेकिन हमें इसी पेपर पे डिपेंड भी नहीं रहना है, ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर कितने प्रश्न आते हैं ये हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा भी हमें अपना अलग से अध्ययन अध्यापन करना है। तो हम पेपर शुरू करते हैं। जो दिल्ली सरकार ने हमें प्रोवाइड करवा रखा है प्रैक्टिस के लिए, उसका मैं आपको हल बताता हूं। तो देखो बेटा, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पेपर है वो पूरा हमारा दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें उपलब्ध करवाया है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। मध्यावधि एग्जाम का अर्थ होता है मिड टर्म एग्जाम। अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस के लिए है 2025-26, कक्षा है 10, विषय हिंदी, कोड 002। अधिकतम अंक आपके जैसे दूसरी परीक्षाओं के भी 80 नंबर का है, तो आपका हिंदी का भी 80 अंकों का है। अवधि आपकी समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी। सामान्य निर्देश हम देखते हैं, निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। नंबर 1 में ये कहते हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द से हमारा अर्थ ये होता है कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं जिसमें हम नौकरी लगते हैं, ऐसी परीक्षाओं के अंदर जब हम गलत उत्तर करके आते हैं, तो अगर हमने 3 उत्तर गलत कर दिए तो हमारे एक सही उत्तर को भी काट लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर हमें ये कोशिश करनी है कि हमें सभी प्रश्न करने, इसीलिए इसमें आया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जैसे हम अथवा बोलते हैं, अथवा वाले प्रश्न में हमेशा एक ही प्रश्न करना होता है, या तो अथवा से ऊपर वाला या अथवा के नीचे वाला। दोनों प्रश्न करने पर माइनस मार्किंग की जाती है। चौथा जो दिशा निर्देश है वो है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। ये हमारे निर्देश हैं। अब हम चलते हैं खंड क। तो विद्यार्थियों, खंड क के अंदर आप देख रहे हो हमें एक अपठित बोध दिया गया है। अपठित बोध से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों, अपठित बोध से तात्पर्य होता है कि जो पुस्तक से बाहर का है, ऐसा गद्यांश हमें दिया जाता है। लगभग परीक्षाओं में आता है, संस्कृत में भी आता है, कि जो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन उसको पढ़ करके उनके प्रश्नों में दिए गए जो प्रश्न दिए गए उनका हमें उत्तर बताना है। तो देखो, हम देखते हैं कि प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इसमें क्या करना है? जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या। अब सबसे पहले इस शब्द को पकड़ते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी दूसरे को देख के जलन,
जैसे कि हम मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जो हमारे दूसरे विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं, वो अच्छे से पढ़ते हैं, हम उनको देख के जलते रहते हैं, उनसे ये नहीं पूछते कि आप कितने घंटे मेहनत करते हो, कब उठते हो, क्या आपकी दिनचर्या है। तो वो ईर्ष्या क्या करती है, वो घर बना लेती है। वह उन चीजों से आनंदित नहीं होता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं के लिए दुखी होता है जो दूसरों के पास है। जैसे मान लो किसी के पास कम सुख सुविधाएं हैं, तो उसको अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, न कि किसी दूसरे की गाड़ी को देखकर, उसके बड़े मकान को देखकर उसको ईर्ष्या करनी चाहिए। तो इस दूसरी लाइन के लास्ट में क्या बताते हैं कि वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। उसके पास जो कमियां हैं, अभाव है, वो उसके दिल को दंश मारते हैं। दंश मारना मतलब दुखी करना, डसना। सांप का दंश होता है सर्पदंश। एक उपवन को पाकर प्रकृति को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं है। मान लो कोई बगीचा है, पार्क है उसके पास में, तो वो उसके अंदर जो भी सुविधाएं हैं, जितने पेड़ हैं, उनसे वो आनंदित नहीं होगा। वो सोचेगा इससे भी बड़ा पार्क हो, पेड़ ज्यादा हो, इतनी इतनी उसमें सुविधाएं हो, ये जल्दी बंद क्यों होता है। उसको मतलब कमियां ही देखनी है, ईर्ष्या ही करनी है। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। हर आदमी उससे दूर रहना चाहता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। क्या करने लग जाता है? विनाश। वो दूसरे का बुरा करने लग जाता है और अपने उन्नति के लिए उद्यम करना, यानी परिश्रम करना कि मैं भी आगे बढ़ूं अपनी उन्नति के लिए, छोड़कर वह दूसरों को क्या हानि पहुंचाने लग जाता है और इसी को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। जो व्यक्ति व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरी किस्म का निंदक भी होता है। उसे पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि इसके पास ये जो संपत्ति है, बुद्धि है, ये है, कुछ नहीं है। मान लो किसी ने पेपर पास कर लिया, नकल करके किया है, पैसे दिए होंगे, ऐसी ऐसी बातें वो करता है। दूसरों की निंदा वह इसीलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायासी बैठा दिया जाऊंगा। जिसने उपलब्धि हासिल की है समाज के अंदर, वो उसकी बुराई करता है और वो सोचता है कि उसको तो जो मान सम्मान मिला हुआ है वो गिरा दिया जाएगा। मेरे निंदा करने से मैं उसकी बुराई करवा दूंगा और उसकी जगह पे लोग मेरे को बिठा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मगर ऐसा न आज तक हुआ और नहीं होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, क्योंकि जिसके सामने वो निंदा करता है उस व्यक्ति को पता है कि ये निंदा कर रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसकी निंदा करता है, जिसकी बुराई करता है, वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। ठीक है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। पतन क्या होता है बेटा? गिरना। और ह्रास, उसके जो सद्गुण है वो गिरते ही चले जाते हैं। कमी आना। ह्रास का अर्थ होता है किसी भी चीज में कमी आना, क्षीण होना। ठीक है। अब क्या होता है, इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा, अपने कैरेक्टर को ठीक करेगा, तब जाके उसको निर्मल बनाएगा, यानी गंदगी से मुक्त रखेगा, बिना मल के बनाएगा, तथा गुणों का विकास करेगा। अपने अंदर की जो उसकी योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाएगा। देखो जितना अच्छे से हम गद्यांश को पढ़ेंगे ना, उतने अच्छे से हम उत्तर दे पाएंगे। क्षमताएं। ठीक है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित करती है और वो व्यक्ति उस दलदल में धंसा चला जाता, अपने आप को जलाता रहता। अब हम प्रश्न देखेंगे। कह के प्रश्न में पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या है वो व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? पहला है जीवन में खुशहाली लाती है, ऐसा नहीं है। दूसरा मानवता का विकास करती है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा मानसिक शांति भंग करती है।
चौथा है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाती है, नहीं, उस व्यक्ति के पास तो कोई बैठना भी नहीं चाहता। तीसरा ऑप्शन है मानसिक शांति को भंग करती है, हाँ, जो हमारी मन के अंदर की शांति है उसका वह नाश कर देती है। तो 3 वाला उत्तर हमारा ऑप्शन 3 सही है। गद्यांश को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न करते हैं हम। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बेटा ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे जा रहे हैं, इनमें 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि ये कथन है, ये कथन क्या कह रहा है? ये कथन कह रहा है कि ईर्ष्या पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, वो पहले तो अंदर से जलता है, भूनता है। अब इसका कारण देखो, कारण जब हम देखते हैं, वो देखते हैं इस कथन की वो सही व्याख्या कर रहा है या इससे अपोजिट है, उल्टा है। अगर इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं तो हम ऐसा उत्तर छांटेंगे जिसमें दिया है कि कथन और कारण दोनों सही है, और नहीं तो हम उस हिसाब का उत्तर छांटेंगे जो कि दिया हुआ है। तो सबसे पहले वाली बात हमने सही कर दी कि ईर्ष्या मनुष्य को, उसी मनुष्य को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म हुआ है। अब इसका कारण देखिए, ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को, जो उसके मूल गुण है, और रचनात्मकता का विकास करती है। तो ये बात गलत है, ध्यान से देखिए, ऊपर वाली बात तो सही है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों और रचनात्मकता का विकास नहीं करती, विनाश करती है। तो ये बात गलत है। अब हम ऑप्शन में ऐसा छांटेंगे जिसमें कहा गया है कि कथन तो सही है लेकिन जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात रोंग है, गलत है। तो देखो पहले में क्या है, पहला कथन गलत है किंतु कारण सही है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि पहला कथन तो राइट है, हमने सही लगा रखा है। दूसरा है कथन और कारण दोनों गलत है, ये उत्तर भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला तो सही है कथन। तीसरा कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, ये भी गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कारण सही व्याख्या नहीं है। चौथा ऑप्शन है कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर चौथा। ग का देखिए, गद्यांश के अनुसार यदि मनुष्य ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? देखिए इसके लाभ, मौजूद वस्तुओं का आनंद ले पाएगा, बिल्कुल सही। निंदा और द्वेष, अगर वो ईर्ष्या से मुक्त हुआ तो उसके पास जो वस्तुएं हैं उसका आनंद ले पाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है निंदा और द्वेष भाव से दूर रहेगा, ये भी सही है। तीसरा, दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित होगा, उससे जलेगा नहीं। अगर वो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हुआ, मुक्त मतलब उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, तो वो दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित होगा, वैसे ही कार्य करेगा कि मैं भी आगे बढ़ूं। चौथा, उसके मौलिक गुण कुंठित हो जाएंगे, मौलिक गुण कुंठित नहीं होंगे, ठीक है ना, मौलिक गुण तो बढ़ेंगे उसके। तो हमें ऐसा उत्तर छांटना है जो ये कहता हो कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो देखो ये किसके अंदर है, ये देखिए चौथे के हमारे ऑप्शन में पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही है, तो हम कर देंगे चौथा। ग में 4। गद्यांश के अनुसार, घ वाले में आइए, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक क्यों बन जाता है? तो इसका उत्तर आप श्रोता कर सकते हैं, निंदक क्यों बन जाता है? क्योंकि वो दूसरों को देखकर लगातार जलता रहता है, संतप्त रहता है, उसकी विचारधारा कुंठित, मलयुक्त हो जाती है, इसीलिए वो निंदक बन जाता है, दूसरों की बुराई करते करते। ठीक है, एक लाइन और जोड़ सकते हैं, दूसरों की कमियां देखते देखते, दूसरों की कमियों को गिनाते गिनाते वो
निंदक बन जाता है। निंदक क्या होता है? जो दूसरों की बुराई करता है, बन जाता है। गद्यांश के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य की उन्नति में बाधक क्यों है? तो इसका तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था। गद्यांश हमें क्या बताता है कि जब हम किसी की भी ईर्ष्या करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या देखेगा? ये व्यक्ति तो हर आदमी की ईर्ष्या करता है, ठीक है, ईर्ष्या, और वो उसकी उन्नति में बाधक हो जाएगा। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से हर आदमी दूरी बनाए रखता है। हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है, तो जब दूर रहना चाहेगा तो उसको कौन काम देगा? चाहता है उसका सब क्या करते हैं बेटा? उसका सब तिरस्कार करते हैं। तो इससे क्या होगा? तिरस्कार करने से उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। उसकी उन्नति है वो रुक जाएगी। ठीक है, अवरुद्ध होना यानी रुकना। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7 नंबर का इसमें पूछा गया है। यह आपका एक पद्यांश है, एक छोटी सी कविता है। इस कविता को हम पढ़ते हैं, कविता में क्या कहती है। तो कविता हमें बड़ी अच्छी कविता है, कविता को हम पढ़ते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जब सामान्य व्यक्ति, आम आदमी हुंकार भरता है, अर्थात वो जब अपने को बचाने के लिए या अपने उसकी अच्छाई का हनन हो रहा हो उसके लिए जब वो दहाड़ता है, हुंकार यानी दहाड़ना, तो महलों की जो ऊंचे चढ़ के लोग बैठे हैं उनकी नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। उसकी सांस से ही जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ। जनता को, जब जनता किसी भी भ्रष्टाचार को समझने लग जाती है तो जनता को रोकने वाला समय के अंदर वो ताव नहीं है, वो दम नहीं है। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जनता जिधर चाहती है, काल का अर्थ है समय, समय उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब्द होता है वर्ष, शताब्द होते हैं 100 वर्ष, और सहस्त्राब्द होता है 1000 वर्ष का जो अंधकार है वो मिट जाता है। गवाक्ष कहते हैं खिड़कियों को, क्योंकि जो पहले खिड़कियां होती थी वो गाय की आंखों की तरह होती खिड़कियां। तो गो जमा अक्ष से मिलकर आपका ये बना है। अयादि संधि के माध्यम से गो जमा अक्ष गवाक्ष, ठीक है ना। गौ जमा अक्ष, गौ जमा अक्ष मिलके गवाक्ष बना है, जिसे हम कहते हैं खिड़की। अयादि संधि के कारण ये क्या शब्द बना? गवाक्ष। अंबर के दहके जाते हैं, अंबर यानी आकाश भी दहक जाता है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, ये जनता के स्वप्न है और कुछ नहीं है। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, वो चीरते हैं, फाड़ देते हैं किसको? तिमिर को, अर्थात अंधकार को फाड़ देते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा। 33 कोटि हित 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 सिंहासन तय करो। जैसे पहले 33 करोड़ देवी देवता थे और जिस समय रचना लिखी गई थी उस समय भारतीय भी शायद 33 करोड़ रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने कहा 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अच्छे लोगों को लेकर के आओ। अभिषेक किसका करो? आज राजा का नहीं प्रजा का है। प्रजा जिसे चाहेगी उसे सिरोधार्य करेगी, जिसे चाहेगी उसे फर्श पर ला देगी। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती के लिए तू बस ढूंढता है मंदिरों राजप्रासादों तय खानों में। वो जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे प्रशासक को, ऐसे नेता की नियुक्ति करनी है, ऐसा प्रशासक लाना है जो कि जनता का हित करे
और आप क्या करते हो, मंदिरों में जाते हो, राजप्रसादों में, तहखानों में जाते हो, देवता, वहां देवता नहीं है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। जो श्रमिक है, जो श्रमिक है, श्रमिक कौन होता है, जो लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कहीं सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता तो वो है जो पसीना बहा रहे हैं इस देश को बढ़ाने के लिए। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, जो हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, जो किसान है, वो देवता है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, तो जो श्रमिक का तो जो फावड़ा है, जो उसकी कस्सी जिसे हम बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, और किसान का जो हल है वो राजदंड बनने को है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो। अब समय का जो घर घर नाद है वही है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली कीजिए, अब जनता का राज चलेगा। बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही लोकप्रिय रचना है। अब इसके प्रश्नों को हम करेंगे। तो जो प्रश्न को हम देख रहे हैं कि काव्यांश के अंदर अंधकार जो शब्द है, उस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ठीक है, तो अंधकार तो बुरी चीज होते हैं। बाकी जो ऊपर शब्द दिए हैं, जनतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र, ये शब्द सार्थक अर्थ में है। तो परतंत्रता, परतंत्रता होता है दूसरी की गुलामी। अंधकार शब्द का अर्थ क्या है, परतंत्रता। तो हमारा ये आंसर सही है। ख का प्रश्न है, काव्यांशों के अनुसार किसकी शक्ति और समय काल से भी बढ़कर है। तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, जो जनता की शक्ति है और समय है वो काल से भी बढ़कर है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए, देखो इस प्रश्न में बच्चों को दिक्कत आती है, उसमें पहले कथन को पढ़ो और फिर कारण को पढ़ो। तो कथन क्या कहता है, कवि के अनुसार अब राज सिंहासन जनता का है, राजा का नहीं। बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा था कि अब जो सिंहासन है वो जनता का है, राजा का नहीं। दूसरा है, जनतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के मताधिकार में निहित है। ये हमारे दोनों ही कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब हम ऐसे ऑप्शन पे जाएंगे जो ये कह रहा है वो कथन भी सही है और कारण भी सही है, उसकी सही व्याख्या करता है। तो देखो तीसरा जो उत्तर हमारा है, कथन सही है और कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा इसमें 3 का आंसर सही है। ठीक है, जब आप उत्तर करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि ये पहले में ख में 3 का, पहले में ख में तीसरा आंसर। बस आपको इतना ही करके आना अपनी आंसर शीट में। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप दोबारा देख लीजिए। काव्यांश में अंधकार का प्रयोग किसके लिए किया गया, प्रतंत्रता के लिए किया गया। प्रतंत्रता क्या है, काव्यांश में अंधकार शब्द का प्रयोग गुलामी, अज्ञानता और प्रतंत्रता के अर्थ में किया गया है, जहां जनता को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। आपको व्याख्या नहीं करके आनी है, आपको खाली प्रतंत्रता पे टिक लगानी है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि प्रतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न, काव्यांश के अनुसार किसकी शक्ति और समय काल से भी बढ़कर है, जनता की। काव्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनता की रोकी राह, समय में लाव कहां, समय में ताव कहां, मतलब इतनी गर्मी कहां। जिसका अर्थ है कि जनता की शक्ति इतनी प्रबल है कि समय भी उसकी राह नहीं रोक सकता। फिर हमने ये प्रश्न भी कर लिया था, इसमें भी हमारा 3 का आंसर सही था कि कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि कथन क्या था, कवि के अनुसार अब राज सिंहासन जनता का है, और कारण था जनतंत्र में वास्तविक शक्ति है वो जनता के पास होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कवि सिंहासन किसके लिए और क्यों खाली करवाना चाहता है। तो आपने पद्यांश बड़े अच्छे से पढ़ा था, कवि सिंहासन जनता के लिए खाली करवाना चाहता है क्योंकि अब राजतंत्र का समय, राजा लोगों का समय समाप्त हो गया। अब जो जनता है, शासक है, जनतंत्र का आगमन हो चुका है। जनता ही वास्तविक शासक है। वास्तविक राजा कौन है, वास्तविक राजा है, वास्तविक नृप है वो जनता है, पब्लिक है, और उसे ही अब सत्ता संभालनी पड़ेगी।
अगला प्रश्न है, काव्यांश में किसान और श्रमिकों को देवता क्यों कहा गया है? ये देवता क्यों है? क्योंकि ये देते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, काव्यांश में किसान और श्रमिकों को देवता इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे समाज के आधार हैं। वे खेतों में अन्न उगाते हैं जिससे हम सबका भरण पोषण होता है, मेहनत करते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कवि के अनुसार असली देवता मंदिरों, राजप्रसादों में नहीं बल्कि खेतों और खलिहानों में मिलते हैं, जो किसान और श्रमिक हैं। अगला प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर काव्य के भेद बताओ। बड़े अच्छे प्रश्न है। आगे बढ़कर मोती ने सांड का सामना किया। आगे बढ़कर मोती ने सांड का सामना किया, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो इसका संयुक्त वाक्य बना, मोती आगे बढ़ा और उसने सांड का सामना किया। ये बन गया बेटा संयुक्त वाक्य, मोती आगे बढ़ा और उसने सांड का सामना किया। अगला 2 का, मनीषा के विद्यालय पहुंचने से पूर्व शिक्षक जा चुके थे। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य बनेगा, जब मनीषा विद्यालय पहुंची तब शिक्षक जा चुके थे। तीसरा प्रश्न, राम वृक्ष बैनीपुरी, ये एक व्यक्ति का नाम है। राम वृक्ष बैनीपुरी 10वीं तक पढ़े और 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ गए। तो ये रचना की दृष्टि से इसमें कौन सा वाक्य भेद है? तो इसका आंसर है, यह एक सरल वाक्य भेद है। ठीक है। चौथा है, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। आश्रित उपवाक्य का भेद लिखिए। तो यह एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। यह एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जब विपत्ति आए तब धैर्य रखना, इसको सरल वाक्य में बदलो। तो ये सरल वाक्य में बदला जाएगा, विपत्ति आने पर धैर्य रखना चाहिए। जैसे आपको 4 कह रखा है, मैंने आपको 5 का उत्तर बता दिए। जो 4 ध्यान में आए, जैसा समझ में आए वैसा करके आ जाना। 4 ही करके आने, 5 नहीं करके आने। चौथा प्रश्न है, वाच्य पर आधारित प्रश्न है। तो जैसे कि आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं, संस्कृत में कर्तृवाच्य क्रमवाच्य बनाते हैं, वैसे ही हिंदी में बनते हैं। महिमा से सोया नहीं जाता, महिमा से सोया नहीं जाता, वाच्य भेद का नाम बताओ। तो ये सोना जागना ये क्या है? ये भाववाच्य है। तो इसमें वाच्य भेद का नाम है भाववाच्य। अगला है, हालदार साहब द्वारा, अब ये हालदार है या पेपर में हवलदार है, पता नहीं, ये नाम है एक, इनके द्वारा पान खाया गया। देखो ये कर्तृवाच्य में बदलना है, इसको कर्मवाच्य में है। जब हम कहते हैं कि मोहन के द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा पढ़ा गया, तो ये द्वारा द्वारा जब लगाते हैं तो ये हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य में ऐसे वाक्य बनते हैं। तो इसको कर्तृवाच्य में सरल वाक्य की तरह बना देंगे, हालदार साहब ने पान खाया। ठीक है, ऐसा वाक्य आपका अवश्य आएगा और इसको सही करके आना आपको। कर्तृवाच्य में बदलने का तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा चाहिए। संदीप पतंग उड़ाता है, वाच्य भेद का नाम बताओ। तो सीधा सिंपल वाच्य है, जैसे कि हमने यहाँ बनाया था, हालदार साहब ने पान खाया, ये कर्तृवाच्य हमने बनाया था। तो संदीप पतंग उड़ाता है, ये कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य। 4 का प्रश्न, कर्मचारी कल फाइल भेजेगा, कर्मवाच्य में बदलिए। इसको हम वैसे बना देंगे, कर्मचारी द्वारा कल फाइल भेजी जाएगी। ठीक है ना, ये कर्मवाच्य में बदल गया। 5 का, नवाब साहब धीरे धीरे खीरा छीलने लगे। धीरे धीरे जो इसके अंदर आया है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। छीलने लगे क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे छील रहे हैं, वो धीरे धीरे छील रहे हैं। ठीक है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अलंकार देखिए, जिस दिन जन्म लियो आल्हा ने धरती धस अढ़ाई हाथ। तो अतिशोक्तिपूर्ण बात ये कही गई है कि जो आल्हा उदल थे, उसने जब जन्म लिया तो जन्म लेते के साथ ही धरती है वो अढ़ाई यानी 2.5 हाथ नीचे धस गई। तो ऐसा कभी नहीं होता, एक छोटा बच्चा जन्म लेते ही धरती नीचे धस गई। ये अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है, ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। तो ऐसे जो भी वाक्य आए जिसमें बढ़ा चढ़ाकर के वाक्य कह दे कि महाराणा प्रताप है, उन्होंने जन्म लेते अंबर फट गया, महाराणा प्रताप के जन्म लेते ही दुश्मन मर गई, ये अतिशोक्तिपूर्ण बातें हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जो ये वाक्य होते हैं, हिंदी वाले सर ने आपको बता रखा था, जो ही त्यों ही, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ये वाक्य जिसमें आ जाए इनकी पहचान है वो उत्प्रेक्षा अलंकार की। एक बार आप लक्षण देख लेना, वो उसके अंदर ये जो शब्द है आएंगे तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। तो देखो वही बात है, रोने से कभी ताल तलैया यानी तालाब कभी नहीं भरते। कितना रोएगा वो, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास भर के रो लेगा, आंसू 1 गिलास आएंगे। तो इसमें भी कौन सा अलंकार आपका, अतिशोक्ति। अगला है उर विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच। देखो कितना अच्छा अलंकार है। उर है जो मेरा हृदय है, मेरी छाती है, विहग पक्षी के समान उड़ रहा है। तो जो छाती की, हृदय की तुलना किससे की गई है, पक्षी से की गई है। नील गगन के बीच मेरा जो हृदय है वो पक्षी की तरह, विहग यानी पक्षी की तरह उड़ रहा है नीले आकाश के बीच। तो उसमें हृदय की तुलना किससे की गई है, उपमा अलंकार से। सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान। तो देखो सागर का जो लहरों के साथ मानवीकरण हुआ है, समुद्र की जो लहरें हैं वो मधुर गान कर रही है। तो लहरें कभी गाना गाती है, गाना तो व्यक्ति गाता है। तो लहरों का जो मानवीकरण हो गया, मनुष्य के रूप में वर्णन कर दिया उसका, तो इसमें मानवीकरण अलंकार आपका आएगा। ये गद्यांश पढ़िए आप। बाल गोविंद भारत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे। आप पेपर निकाल के भी इसको पढ़ सकते हैं अगर साफ नहीं दिख रहा हो। जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, ठीक है, वो गंगा स्नान को बड़ा नहीं मानते थे। वो मानते कि संतों से मिलना, उनके विचारों को जानना। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस तक गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर में खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते में खंजड़ी बजाते, एक वाद्य यंत्र होता है, गाते जहां प्यास लगती, पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना, दिन रात परिश्रम करना। गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाने का प्रमुख कारण क्या था। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, संतों की संगति और लोगों को देखने की लालसा उनके मन में रहती थी। इसी का आपका उत्तर सही है। बाल गोविंद भगत जो थे वो गंगा स्नान जाने के दौरान घर से अन्न लेकर नहीं चलते थे। क्योंकि उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो साधु संत होते हैं वो अन्न साथ लेकर नहीं चलते हैं। किंतु टेक वही जवानी वाली, यहाँ टेक से आश्रय, टेक वैसे तो किसी भजन को गाते हैं, उसमें जो बार बार गीत में जो लाइन आती है उसको हम टेक बोलते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ के अनुसार टेक का अर्थ हमारा जिद। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। बाल गोविंद भगत सिद्धांतों और आदर्शों का सख्ती से पालन करते थे। ठीक है। दूसरा है तबीयत बिगड़ने पर भी, तो ये बात सही थी, वो आदर्शवादी थे। दूसरा, तबीयत बिगड़ने पर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया। ये बात भी हमने पैराग्राफ के लास्ट में गद्यांश की पढ़ी थी। तो एक ए भी सही है, कथन भी सही है, और कारण है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन ए सही है और कारण आर जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो आंसर सी में ऐसा लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश में वर्णन नहीं है, तो इस गद्यांश में कहीं पर भी गंगा स्नान के उपरांत भगत की बिगड़ी तबीयत का वर्णन नहीं है कि गंगा में नहाने के बाद उपरांत कहते हैं बाद को भगत की तबीयत बिगड़ गई थी। एक प्रश्न है, सरकंडे के चश्मे का उम्मीद जगाने वाला कहने के पीछे लेखक का क्या आशय आपकी किताब से लिया गया है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके आधार पर हम इसका उत्तर करते हैं। सरकंडे के चश्मे को उम्मीद जगाने वाला कहने के पीछे लेखक का आशय यह है कि यह चश्मा बच्चों द्वारा बनाया गया था।
यह दर्शाता है कि देशभक्ति की भावना बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे में भी रहती है और वे भी अपने तरीके से देश के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। यह उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी भी देश के मूल्य और नायकों का सम्मान करेगी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अन्य लोगों के लिए अचरज का विषय क्यों थी? उनकी जो दिनचर्या थी वो क्या क्या करते थे पूरे दिन में, वो दूसरे लोगों के लिए अचरज था। दूसरे लोग वैसा नहीं कर पाते थे, ऐसा क्यों था? देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अन्य लोगों के लिए अचरज का विषय इसीलिए थी क्योंकि वे बुढ़ापे और कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह उठकर नदी स्नान करते, जबकि आम आदमी ऐसा नहीं कर पाते। सर्दी में उनको गर्म पानी चाहिए। और वे अपने खेतों में काम करते थे। उनकी है दृढ़ता, उनकी है निष्ठा, कर्मठता लोगों को आश्चर्यचकित करती थी क्योंकि वे इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने नियमों का पालन करते थे। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब दिखावे की शैली अपनाते हैं, वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार की जीवन शैली की समीक्षा कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब दिखावे की जीवन शैली अपनाते हैं, वर्तमान संदर्भ में यह प्रासंगिक है। आज भी लोग अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं भले ही उनके अंदर कष्ट हो रहा हो। जैसे कि मान लो शादी ब्याह में लोग खर्चा करते हैं, चाहे उनके पास पैसे नहीं है, वो इधर उधर से करेंगे, लोन लेंगे। ऐसे ही मृत्यु भोज होता है, उसके अंदर भाई वो देखेंगे कि सामने वाले ने अपनी माताजी पिताजी के टाइम में इतना धन लगाया, हम भी इतना खर्च करें, उसको कर्ज लेना पड़े, चाहे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो ये उसी के ऊपर कटाक्ष कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है कि जो दिखावा है वो व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। यह जीवन शैली व्यक्ति को कृत्रिम बनाती है, मशीनी बनाती है, क्योंकि वो सोच विचार रहा है कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, उसके बाद भी वो उस कार्य को दिखावे के लिए करता है। उसे वास्तविकता से दूर ले जाती है, जिससे वह आत्मिक संतुष्टि से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसका मन है वो हरदम उसे धिक्कारेगा कि तू ये कार्य क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। यह दिखावा समाज में आडंबर को बढ़ावा देता है। आडंबर शब्द का क्या अर्थ है? पाखंड। कबीर के कौन से सिद्धांतों का बाल गोविंद भगत के जीवन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? कबीरदास जी ने, आपको पता है, वर्तमान समय में, पीछे के समय में सब जगह ये बताया था कि व्यक्ति को दिखावे से दूर रहना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत के जीवन में कबीर के कई सिद्धांत परिलक्षित होते हैं स्पष्ट रूप से। वे कबीर की तरह आडंबरों से दूर रहना, सादा जीवन जीते थे, ईश्वर में अटूट विश्वास था और निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है, वे किसी से भी मोह नहीं करते थे, सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते थे और सभी को समान दृष्टि से देखते थे, किसी में भेद नहीं करते। और जो बाल गोविंद थे वो कबीर की ही तरह समभाव के सिद्धांत का पालन करते थे। वे कर्मठता और सत्यनिष्ठा से जीवन जीने का आधार मानते थे। एक बड़ा ही अच्छा पद्यांश है, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु राम सो रिपु मोरा, जो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने, बहु धनु तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस की ही गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु सुनई रिसाई है भृगुकुल केतु। तो आपको पता है, जब राम विवाह के टाइम में धनुष की शर्त रखी गई थी, तो उसके अंदर ये पद्यांश है जो कि राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद को दृष्टिगोचर करता है। उसके अंदर परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को किसके समान दुश्मन माना? तो देखो, पहली पंक्ति में परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, तुमने जो शिव धनु तोड़ा है, ये सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, जो सहस्त्र बाहु से उसके समान मेरा रिपु है, जिसने शिव धनु को तोड़ा है। तो इसमें परशुराम कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का क्या अर्थ होता है? शत्रु। आगे चलते हैं। किस पंक्ति में परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग बताया है? तो जो दूसरी पंक्ति है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा,
सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जिहि सब राजा में। परशुराम जी कहते हैं कि वह व्यक्ति समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। बिलगाऊ बिहाई समाजा का अर्थ है समाज से अलग हो जाओ। अगर किसी ने बताया नहीं, अलग नहीं हुआ वो व्यक्ति, तो यहाँ जितने भी अलग नहीं हुआ, तो यहाँ जितने भी राजा आए हुए हैं, यहाँ जितने भी राजा लोग आए हुए हैं इस सीता स्वयंवर में, किस लिए आए हुए थे सारे राजा? सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता स्वयंवर यानी अपने पति को खुद चुनना, पहले की पद्धति थी। वो सारे मारे जाएंगे। सो बिलगाऊ, तो उस पंक्ति, वो पंक्ति कौन सी है जिसमें परशुराम जी उसको अलग हो जाने जो कहते हैं, तो वो पंक्ति ये वाली है, उत्तर सी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो अलग हो जाए वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला कथन कहता है परशुराम अत्यंत क्रोध में है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सीता स्वयंवर में परशुराम के फरसे को खंडित कर दिया, ये गलत है। परशुराम का फरसा थोड़ी टूटा था, वहां तो क्या टूटा था? शिव धनु टूटा था। तो हम ऐसा आंसर चुनेंगे जो खाली ए को सही बताता हो। कथन एक, ए का विश्लेषण, तो हमें जो ए का आंसर है वो बताता है कि पहला परशुराम अत्यंत क्रोध में थे, ये वाला उत्तरी छांटना है। तो इस पद्यांश के कड़े वचन और धमकी भरे लहजे से मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूं आपको स्पष्टीकरण नहीं करके आना, आपको तो ए वाले ऑप्शन में सही का टिक लगाना है। वे अत्यंत क्रोध में है, सुनहु राम जिहे शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। न त मारे जिहे सब राजा, सुन ही रिसाई कह भृगुकुल के, तो वो भृगुवंशी थे। सभी अलग हो जाए और उसको सामने लाएं जिसने शिव धनु तोड़ा, वरना सब मारे जाएंगे। तो हमारा एक ऑप्शन सही है। अथवा में जो प्रश्न दिया है, पद्यांश में परशुराम ने फरसे के खंडित होने का कोई उल्लेख नहीं है। हमने आर वाला जो है उसको गलत क्यों किया था? क्योंकि शिव धनु तोड़ा गया था। ठीक है, अतः कारण आर गलत है। तो हम ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें ये बताया गया है कि कथन सही है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। गलत है भी आ सकता है, कारण गलत है, या फिर सही व्याख्या नहीं करता। एक उत्तर में ऐसा है कि ए सही है किंतु कारण आर गलत है। परशुराम के वचना सुनकर लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? पद्यांश की तीसरी पंक्ति, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने, में कहा गया कि मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले मुस्कुराकर। ठीक है, मुस्कुराकर उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तर नंबर डी। मुस्काने शब्द का क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? मुस्कुराकर। लक्ष्मण के तर्क के अनुसार उन्होंने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। पद्यांश का विश्लेषण कीजिए। जो तोरे शब्द है, देखो ये जो पंक्ति थी बहु धनुही, यानी बहुत सारे धनुष तोरी तोड़े हैं। लरिकाई बचपन में कबू न से रीस की गोसाई, तो किसी ने, हमने तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नहीं आए। ऐसा लक्ष्मण जी कहता है कि उन्होंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े लेकिन किसी ने भी इतना क्रोध नहीं किया। तो वैसा ही ये धनुष तो ऐसा ही धनुष है। तो तोरी शब्द का अर्थ क्या हो गया? तोड़े हैं। आज इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो? जबकि परशुराम जी थे, उनके जो आराध्य देव थे वो शिव थे। उनको पता चला कि शिव का धनुष तोड़ दिया गया तो वो क्रोधित हो गए, सीता स्वयंवर में आ गए थे राम और लक्ष्मण को मारने के लिए। मैंने तो राम को मारने आए थे कि धनुष तो उन्होंने तोड़ा था। जो 10 का प्रश्न है, इस दर्शन के प्रश्न को आप पढ़िए। इनमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो इसके अंदर, सूर्य के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताइए। गोपियां क्या समझती है योग साधना के लिए? मैं एक साथ आपके प्रश्न बता रहा हूं, फिर इनके उत्तर करवा दूंगा। ख का जो प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते। और ग का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य, तर्क सहित उदाहरण बताइए। ये 3 चीजें हमें करनी है। फिर 11 के प्रश्न में हमें क्या करना है?
यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित। अब देखो इनमें तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें हमें दो ही करने हैं। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत पर समीक्षा कीजिए। दूसरा है बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर अपने साथ नहीं रख सकते। माता का आंचल पाठ के आधार पर इसको बताएं। इस पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चे हैं वो लड़ाई कर लेते हैं, फिर एक जैसे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। गय का है नागरिकों की मेहनत के कारण गंतोक मेहनत कश बादशाहों का शहर कहलाया। तो इसके बारे में भी आपको एक टिप्पणी लिखनी है। फिर 12 का प्रश्न देखो। 12 के प्रश्न में आपको 120 शब्दों के अंदर एक निबंध लिखना है। ठीक है, और कितने पर लिखना है? 3 दिए हमें, 3 विषयों पर। ठीक है, 3 विषय हमारे पास क्या क्या है? प्रदूषण की समस्या, मोबाइल फोन का प्रभाव और समाचार पत्रों का महत्व है। ठीक है, चलो तो हम अब उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निर्धारित कविता के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों को कीजिए। सूर्य के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो गोपियां थी, आपको पता है, श्री कृष्ण के प्रेम में वो सब कुछ भूल गई, उनको योग से कोई मतलब नहीं था। सूर्य के पदों में गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण यह है कि वे इसे नीरस और कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं। वो कहती हैं जो योग है वो तो कड़वी ककड़ी है, हमें योग से क्या मतलब। उनके लिए योग साधना प्रेम मार्ग में बाधा है, क्योंकि योग के अंदर इंद्रिय संयम वगैरह करना पड़ता है और उनके पास उनका समय नहीं है। वो तो अपने कान्हा के प्रेम में सब कुछ भूल चुकी, और वे इसे अस्वीकार करती है योग को, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में लीन है, उनके पास समय नहीं है। दूसरा है आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए कि कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता। आत्मकथ्य जो हमने कविता पढ़ी थी क्लास के अंदर, उसमें कविता में कवि अपने आत्मकथा में अपनी दुर्बलताओं, अभावों और निजी पीड़ाओं का उल्लेख नहीं करना चाहते। ठीक है, वो तो अपनी प्रगति बताना चाहते हैं, वह अपने जीवन की उन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते जिन्हें सुनकर लोग उसका उपहास करें और उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखें। तो वो अपनी कमियों को नहीं बताना चाहते, जो दुर्बलताएं हैं, जो उनके अंदर अभाव है, उनको नहीं बताना चाहते। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। तर्क सहित उदाहरण देना भाई, ऐसा ही नहीं है कि आपने लिख दिया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण के प्रत्युत्तरों में निहित है। इसीलिए जो हम रामलीला देखने जाते हैं, जो इन दिनों चल भी रही है, अभी समाप्त हुई है दशहरे के बाद, तो उसमें सबसे बढ़िया हम देखते हैं लक्ष्मण परशुराम का जब संवाद आता है धनुष तोड़ने के बाद, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही आनंद देने वाला है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। उदाहरण के लिए जब परशुराम बार बार फरसे की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, गला काट दूंगा, तो लक्ष्मण उन्हें बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी कहकर व्यंग्य करते हैं कि हे बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी, आपके ऊपर ये सुशोभित नहीं है और फरसे का डर हमें मत दिखाइए, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी वीर हैं। जिससे संवाद में हास्य और व्यंग्य का अनूठा मिश्रण उत्पन्न होता है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दीजिए। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आलोक में इस कथन की समीक्षा कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका ने सिक्किम की यात्रा के माध्यम से वहां की संस्कृति, जीवन शैली, प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के पेड़ पौधे, वो लोग कैसे रहते हैं, इनका सजीव चित्रण किया है। उस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिक्किम के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, यह यात्रा वृतांत दर्शाता है यात्राएं हमें न केवल नए स्थानों बल्कि वहां के लोगों, उनकी परंपराएं क्या है, वो त्योहार कैसे मनाते हैं, वो गीत कैसे गाते हैं, वो क्या कपड़े पहनते हैं, उनके मूल्य क्या है, उनसे परिचित कराती है। जिससे हमारी समझ और दृष्टिकोण का विस्तार होता है, हमारी समझ का दायरा बढ़ता है, हम अपने देश के बारे में परिचित होते हैं।
बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर तक नहीं रखते और साथ खेलने लग जाते हैं। ये एक पाठ है माता का आंचल। इस पाठ के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है माता का आंचल पाठ में बच्चों की सहजता, यानी वो कब लड़ते हैं और कब एक साथ खेलने लग जाते हैं। निश्चलता कि उनके मन में कोई भी कपट नहीं है, वो क्या है, निष्कपट है। बच्चे क्षणिक यानी कुछ क्षण के लिए झगड़ा करते हैं, दुख या झगड़े को भूलकर तुरंत खेल में लीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब भोलानाथ और उसके साथी सांप के डर से भागते हैं तो माता पिता के पास पहुंचकर वे अपनी पीड़ा भूलकर फिर से खेलने लग जाते हैं, जो उनकी विशेषता को दर्शाता है। नागरिकों गय का प्रश्न है, नागरिकों की मेहनत के कारण गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाया। आपके विचार से मेहनतकश नागरिकों अपने शहर और राष्ट्र की प्रगति में किस प्रकार का योगदान देते हैं। मेहनतकश नागरिक अपने शहर और राष्ट्र की प्रगति में कई प्रकार का योगदान देते हैं। वो क्या क्या है भाई, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं जिससे देश आगे बढ़ता है। वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नियमों को पालन करते हैं, कोई भी नियम हो, ट्रैफिक संबंधित हो, जीवन जीने का हो, अपनी सार्वजनिक संपत्ति का हो, उसकी रक्षा करते हैं सार्वजनिक संपत्ति की, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जो भी उनकी ड्यूटीज है उन सबको निभाते हैं। और हर व्यक्ति की ड्यूटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर सबने अपनी ड्यूटी का अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया तो फिर देश अपने आप विकास करेगा। साथ ही शिक्षा और जागरूकता फैलाकर, शिक्षा को बढ़ावा, जागरूकता फैलाकर समाज को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है खंड घ रचनात्मक लेखन। तीन विषयों में किसी किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। तीन विषय दिए गए हैं लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये हुबहू आ सकता है बेटा, इसको ध्यान कर लेना आप। प्रदूषण की समस्या है पहला, तो मैं प्रदूषण की समस्या सबसे अच्छा टॉपिक इसमें, हम इसी टॉपिक को लेते हैं क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो। प्रदूषण की समस्या के ऊपर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं प्रतिदिन इसके अंदर। प्रदूषण आज एक गंभीर वैश्विक समस्या है, वर्ल्ड क्लास समस्या, न कि हमारी खाली भारतीय समस्या नहीं। इसके कई प्रकार के जैसे वायु, जल, ध्वनि और मृदा प्रदूषण इसके कारण है। वायु प्रदूषण जो जहरीली गैसों के माध्यम से होता है, और पानी के अंदर अगर हमने नाले छोड़ दिए, गंदगी छोड़ दी तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। और जो शोरगुल होता है, हॉर्न का बजना, ट्रेनों की आवाज, कंपनियों की गड़गड़ाहट, वो ध्वनि प्रदूषण के अंदर आता है। तीन प्रकार के प्रदूषण होते हैं। एक प्रदूषण नया और जुड़ गया, मृदा प्रदूषण। जो हम यूरिया डालते हैं खेतों के अंदर वो मृदा प्रदूषण के अंदर आता है, जिससे कि सारी फसलें जहरीली हो जाती हैं और उसको खाने से हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। आप सब देख रहे हो इन दिनों कैंसर की समस्या कितनी प्रमुखता से हो रही है। पहले लाखों में कैंसर होता था, आजकल तो सैकड़ों लोगों में, आपको कम से कम 5-10 लोगों में कैंसर मिल जाएगा। और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है। जबकि जल प्रदूषण औद्योगिक कचरे, जल प्रदूषण किससे होता है, उद्योगों से जो कचरा निकला। उद्योग क्या है, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको हम औद्योगिकरण की स्थान बोलते हैं। सीवेज से फैलता है प्रदूषण का जीवन और पृथ्वी पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सीवरेज है, तो उनका गंदा पानी निकलता है ना, उसको पानी में फैल छोड़ देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, कोई बात आती है वे वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। जीवाश्म का ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद करना चाहिए, और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये निबंध करके आ जाना प्रदूषण पे। अगला प्रश्न देखिए, आप नंदन या नंदनी है, कोई सा भी एक नाम ले लीजिए, और आपके क्षेत्र में आवारा जानवरों की समस्याएं हैं, तो इसके समाधान के लिए आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। बड़ा ही सरल भाषा में आप पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, अब जिस भी समाचार पत्र में आपको देना है यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए।
दैनिक भास्कर या पत्रिका या और कोई समाचार पत्र याद है, शहर का नाम लिख दीजिए। नई दिल्ली या नवदिल्ली। आवारा जानवरों की समस्या के समाधान हेतु महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र, अब क्षेत्र का यहाँ नाम लिख दीजिए, जो भी आपका एरिया है उसका नाम लिख दिया। आवारा जानवरों विशेषकर कुत्तों और गायों की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इन जानवरों के कारण सड़क की दुर्घटनाएं होती है, अचानक वो लड़ने लगते हैं, लड़ते लड़ते गाड़ी के सामने या बाइक के सामने आ जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें। अगर आपने छाप दिया कि इस एरिया में कुत्ते ज्यादा हो रहे हैं, वो बच्चों को काट रहे हैं, घरों के अंदर परेशानियां कर रहे हैं, या गायें ज्यादा है, सांड ज्यादा, बुजुर्ग लोगों को मार देते हैं, तो अगर आपने अपने पेपर में छापा तो क्या होगा, संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान दे तो उसकी तरफ ध्यान देंगे और कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद। भवदीय या भवदिया दोनों ने लिखने, आप लड़के हो, आपका नाम हो जाएगा भवदीय, जो आपका नाम दिया था भवदीय आएगा नंदन। लड़की हो तो आप लिखोगे भवदिया नंदनी, जो भी उसके अंदर नाम दिया हुआ है उसको लिखोगे आप। आपका यहाँ पे आपका पता आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार आपका पत्र है। उसके बाद में पत्रकारिता पद हेतु आपको अपना बायोडाटा बनाना, रिज्यूम बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप अपना नाम, इसमें श्रेया है, श्रेयांश दिया है, फिर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पे, यहाँ पिता का नाम आ गया, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि आ जाएगी। ये पॉइंट जरूर होने चाहिए, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, आपका पता क्या है, यहाँ पता लिख दीजिए। यहाँ अपनी मेल आईडी लिखनी है। यहाँ क्या लिखना है? फोन नंबर। शैक्षणिक योग्यता, आपने क्या कर रखा है पत्रकारिता के अंदर, पत्रकारिता वो आपको यहाँ लिखनी है। पीएचडी है या फिर एमफिल है, क्या है? अनुभव क्या है? यदि कोई अनुभव है तो उसका उल्लेख करें, जैसे इंटर्नशिप आदि, या फिर मान लो 10 वर्षों का अनुभव, ऐसे आपको बताना है। कौशल, आपकी कौशल क्या है? लेखन में कौशल है, संपादन, शोध क्षमता ज्यादा है, या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है? फिर आपको अंत में अपना उद्देश्य लिखना है। एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने योगदान दिया है या मैं देना चाहता हूं, ऐसा योगदान आपको लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी को मेल करनी है। आपका नाम अंजनी है या अंजना है, यहाँ आपका पता आएगा। ठीक है, और भेज किससे रहे उसे कहते हैं प्रेषिती। स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम का पता, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, जैसे आपने जयपुर कर दिया या दिल्ली या जहां भी आपको दिया हुआ है, पुणे, कलकत्ता। महोदय, अब 4 अक्टूबर दिनांक जरूर लिखना, फिर विषय लिखना। विषय क्या है? क्षेत्र में गंदे पानी के फैलाव हेतु बुखार की समस्या बढ़ रही है। महोदय, महोदया, मैं आप जैसे आपको अधिकारी अगर पुरुष है तो महोदय, और अधिकारी अगर महिला है तो महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में, फिर अपने क्षेत्र का नाम लिखना है, गंदा पानी फैला हुआ जिसके कारण लोगों में बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू संबंधी समस्या आ रही है। आपसे अनुरोध है कि समस्या का तुरंत ध्यान दें और उचित स्वच्छता उपाय करवाएं ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिले। देखो कितना सरल पत्र है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपना क्षेत्र का एड्रेस दिया, उसके बाद में समस्या बताई, गंदा पानी फैला हुआ है, फिर क्या बताया कि आपसे अनुरोध है कि इस पे ध्यान दे और स्वच्छता के ऊपर ध्यान देकर जो क्षेत्रवासी हैं, वार्डवासी हैं, जो भी आपके शब्द ध्यान में आए उस टाइम पे, मोहल्ले वाले हैं, नागरिक हैं, जो भी शब्द ध्यान में आए वो आप करके आ सकते हैं। फिर धन्यवाद सहित जो उसके अंदर नाम दिया है कि आप अंजनी है या अंजना है, धन्यवाद सहित आप अपना नाम लिख देना। जिम केंद्र के प्रचार हेतु विज्ञापन, तो देखो जिम का नाम, उसका प्रचार करवाना आपको, तो जिम का नाम लिख दिया आपने। कौन सी जिम है? स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम, या फिर जो भी आपकी जिम का नाम इंग्लिश में होता है, जिम का नाम आ गया। क्या आप फिट रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं? देखो प्रचार क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं इसका। ठीक है, और जिम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? जिम का नाम दिया, अत्याधुनिक उपकरण है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रेनर जो है अनुभवी प्रशिक्षक है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाता है, और आकर्षक पैकेज, जो राशि है, शुल्क है जिम की, वो बहुत ही
न्यूनतम है, कम है। आज ही संपर्क करें। यहाँ पे जिम ट्रेनर का जो मालिक है, उसका जो ओनर है, उसका जिम वाले का उसका पता और फोन नंबर आ जाएंगे। अंतिम प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका को बधाई संदेश देना है। ठीक है, और पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनको स्टेट लेवल का या राष्ट्रीय लेवल का, तो आप लिखेंगे शिक्षक शिक्षिका को बधाई संदेश कैसे देते हैं। प्रिय शिक्षक या शिक्षिका, शिक्षा के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन और शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। क्या प्राप्त किया है? टीचर्स अवार्ड मिला है उनको, राष्ट्रीय स्तर का मिला है या अंतरराष्ट्रीय स्तर का मिला है, वो उसके ऊपर आप देखना जो भी आपके पेपर में दिया है, या राज्य स्तर का मिला है, एक राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है। और ये हमारे लिए आपके लगन और समर्पण का के लिए प्रेरणादायक है। आपकी लगन और समर्पण को बताता है, आपने जीवन भर बच्चों के लिए कितना समर्पण किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, शुभ कामनाओं सहित। इसमें भी जैसे आपका नाम दिया है, आपका नाम क्या है, लड़की का नाम दिया है या फिर किसी लड़के का नाम दिया है। बेटा ये आपका 10वीं का पूरा पेपर बड़ा ही लेंथी होने वाला है, इसमें आपको बढ़ चढ़ के लिखना है, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जहां 20 शब्द कहे वहीं 20, जहां लघुत्तरात्मक प्रश्न है वहां छोटे उत्तर दीजिए, अति लघुत्तरात्मक में और भी छोटे दीर्घ वाले उत्तर है उसमें शब्दों की समय सीमा देखिए। थोड़े बहुत अंतर चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं जहाँ 80 शब्द दिया आपने 160 कर दिया। 80 शब्द जो 5 नंबर का उत्तर है उसका आपने 10-15 शब्दों में किया है। तो जैसे आप पूरे नियमों को, पूरे पेपर को फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन को मानेंगे, तो आपका पेपर बड़ा ही शानदार होने वाला है। और आपके जो अंक है वो भी आपके बड़े अच्छे आने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना वो आगे बढ़ते ही हैं। आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। और अगर ये पेपर आपके लिए थोड़ा सा भी सहायक साबित हुआ हो, इसके अंदर आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हुई हैं, तो कमेंट जरूर किया करें कि सर आपने कार्य जो अच्छा कार्य किया, आगे भी करते रहे। और हमने प्ले लिस्ट बना रखी है इसकी, उस प्ले लिस्ट के अंदर जो आपकी क्लास है वो 6 से लेकर के और 10 तक की प्ले लिस्ट है, उसमें जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज हर चीज की पेपर है। अगर बच्चे से किसी छूट जाता है या किसी अपने छोटे भाई बहन को आपको उसकी सहायता करनी, तो आप कह सकते हैं अभी प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें हर सब्जेक्ट की, वो चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, गणित हो, एसएसटी हो, आपकी सोशोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सारों की उसके अंदर पेपर्स पड़े हैं। सोलवर्ड 2025 के 2025 की अब जो एग्जाम चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने आपको उपलब्ध करवाए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें पेपर्स आ रहे हैं, जिसमें से 10% हुबहू मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसका आप अभ्यास करें बार बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को।